पटना पुलिस का मेगा अभियान शुरू हो रहा है। मास्क पहनिए, जुर्माने से बचिए। पटना में मास्क नहीं पहनने वालों की अब खैर नहीं होगी। पटना पुलिस आज मेगा ड्राइव चला रही है। कोरोना और दुर्घटना से बचाव को लेकर यह मेगा ड्राइव इस वक्त पटना पुलिस की तरफ से बिना मास्क और हेलमेट के पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो कोरोना और दुर्घटना से बचाव को लेकर मेगा ड्राइव, बिना मास्क और हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। वहीं बड़ी खबर शिवहर से, जहां पर जेडीयू विधायक सरफुद्दीन पर देर रात जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि विधायक सरफुद्दीन देर रात पिपराही के में सौठा गांव से लौट रहे थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर लाठी और डंडे से हमला कर दिया। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जानलेवा हमला किया गया है जेडीयू विधायक सरफुद्दीन के ऊपर। और साजिश का आरोप विधायक ने लगाया है कि तमाम चीजें जो की गई हैं वो साजिश के तहत की गई हैं। पुलिस ने 4 लोगों को हालांकि पकड़ा है और उन्हें डिटेन किया जा रहा है। उनसे पूछताछ इस वक्त चल रही है। वो दावत खाने गए थे और दावत खा करके निकल रहे थे तो साजिश के तहत हम पर हमला किया है। गाड़ी में तोड़फोड़ किया है। ये पैसा दे करके जफीर आलम साहब के बेटा वामिद है, वो पैसा दे करके ये माहौल को खराब किया। तो सर को चोट नहीं ना आई? ना, हमको चोट नहीं है। गाड़ी का शीशा। कहाँ घटना हुआ है सर? ये मिसौरा में। कितने लोग थे सर? 20-30 आदमी। और बिहार विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बैठक बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा की गई इस बैठक में और दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक ये बातचीत की गई है। पटना में राबड़ी आवास पर ये मुलाकात तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में सीटों को लेकर 1.5 घंटे तक लंबी गहन चर्चा की गई। देर शाम दिल्ली से लौटे थे कुशवाहा, जिसके बाद तेजस्वी के साथ उनकी मुलाकात होती है। दिल्ली से लौटते ही राबड़ी आवास पर कुशवाहा और तेजस्वी की 1.5 घंटे मुलाकात चली। हालांकि मुलाकात में क्या बात बन पाई है, कितनी सीटों पर कुशवाहा अपनी दावेदारी रखते हैं और कितनी सीटें उन्हें मिलने जा रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया गया। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या इस मुलाकात में बात भी बनी, क्योंकि चुनावी साल है तो सीट सबसे बड़ी पेच है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम सहमति तो नहीं बनी, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कल तक जिस उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल तवज्जो नहीं दे रहा था, वेटेज नहीं दे रहा था, उस राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कल मुलाकात की है रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली से लौटने के बाद कल ही लेफ्ट में भाकपा माले ने जिस तरीके से राजद को झटका दिया, उन्होंने कहा कि 52 सीटों पर उनकी डिमांड थी चुनाव लड़ने की और राजद ने उनकी मांग को अनसुना किया है। और जितनी सीटें राजद भाकपा माले को दे रहा है उतनी सीटें भाकपा माले को मंजूर नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का रालोसपा नेताओं से मिलना और जो बॉडी लैंग्वेज था उपेंद्र कुशवाहा का निकलने के बाद बहुत कुछ बात करना नहीं चाहते थे मीडिया से बगैर, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से मुलाकात के पहले जब वो राबड़ी आवास के अंदर जा रहे थे तो उन्होंने बस इतना कहा कि बातचीत होने दीजिए, बाहर निकलकर आपसे बात करता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, जो बाहर निकलने के बाद वो सीधे चले गए, मीडिया के सवाल से उनको अनसुना कर दिया। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों या फिर रालोसपा के नेताओं से जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, कल की बातचीत काफी सकारात्मक रही है। देखिए, दरअसल कोई भी दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या रालोसपा हो, अकेले चुनाव लड़ने की जोखिम नहीं उठा सकता है। लिहाजा कल की बात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विवाद जी बिल्कुल संजय, चूंकि इस वक्त जो महागठबंधन की स्थिति नजर आती है, रघुवंश प्रसाद सिंह के इंसिडेंट के बाद आरजेडी कहीं ना कहीं थोड़ी बैकफुट पर नजर आती है और यही वजह साफ दिखती है जिसमें वो अपने सहयोगियों को लेकर थोड़ी सॉफ्ट नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर और खासकर कल भाकपा माले ने भी झटका दिया। तो ये दावा करना कि महागठबंधन के ऊपर जो ऊपरी तौर पर बयान है वो भले ही महागठबंधन के नेता देते रहो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इंटरनली जो है वो कहीं से भी अभी बात जो है वो अटकी पड़ी है। कांग्रेस अपनी डफली अपना राग जो है वो उसका देखा जा रहा है और जो दूसरे महागठबंधन के नेता वीआईपी के मुकेश सहनी की आप बात कर लें तो बार बार धमकी देते हैं कि अगर उन्हें वेटेज नहीं दिया गया तो फिर वो अपना अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। तो अब भी अधर में सब कुछ लटका हुआ, देखना होगा आने वाले दिनों में किस नतीजे पर पहुंचते हैं महागठबंधन की जो दल है सीट शेयरिंग के मामले को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।
तो एक तरफ सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ टिकट लेने की होड़ सी मची हुई है। राबड़ी आवास के बाहर टिकट चाहने वालों की भीड़ जमा रही और देर रात तक कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर यूं ही खड़े नजर आए। देखिए तस्वीरें देर रात की, जिस वक्त कार्यकर्ताओं की एक बड़ी तादाद जो थी राबड़ी आवास के बाहर इंतजार करती रही। कार्यकर्ता यहां पर जमा रहे। ज्यादातर ऐसे लोग थे जो मौजूदा विधायकों से नाराज थे। मसौढ़ी, उजियारपुर समेत कई विधानसभा के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। हम लोग मसौढ़ी जो वर्तमान विधायिका है उसे हम लोग बदलने के लिए आए हैं। किस पार्टी के हैं, क्या नाम है? हम लोग आरजेडी का हैं, राष्ट्रीय जनता दल का है। मेरा नाम कृष्णा प्रसाद है। पंचायती विधायक तो आपकी आरजेडी से है। आरजेडी से हैं तो उनको बदलने के लिए आए हैं कि अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो और जो है जो 5 वर्ष में अपनी कारनामा किए हैं वो कारनामा के चलते उनकी चुनाव हार होगी और सीट लूज कर जाएगा। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की सही वर्कर हैं, 25 साल की वर्कर हैं। हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल मेरे यहाँ चलिए, टिकट लेने के लिए हम स्वयं उम्मीदवार हैं। पिपरा विधानसभा से लगातार 20 वर्षों से कठिन परिश्रम किया है, जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर काम किया और वर्तमान जो विधायक हैं उनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं उनको बदलाव करें, क्योंकि क्षेत्र में उनका घोर विरोध हो रहा है और विरोध की कड़ी में हम लोग 20-25 आदमी आज आए हुए हैं। में क्या खासियत है जो आपको टिकट मिले? हमें कई खासियत है, क्योंकि अभी स्वच्छता पर भी हम लगातार काम किए हैं। स्वच्छ सामाजिक कुरीति मिटाने का भी अभी मृत्यु भोज प्रतिबंध को लेकर के हमने लगातार अभियान। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय से उस आदेश में विरोध किया है जिसमें वर्ग के आधार पर पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग की बात कही गई है। इसे लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने डीजीपी को पत्र लिखकर आदेश की समीक्षा कर उसे वापस लेने की मांग की है। पुलिस एसोसिएशन की माने तो खाकी रंग एक परिवार का प्रतीक है। ऐसे में पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग वर्ग के आधार पर नहीं, उनकी काबिलियत के आधार पर होनी चाहिए। काम के आधार पर पोस्टिंग और प्रमोशन होने से खाकी का मनोबल ऊंचा रहता है। तो चुनावी साल है और ऐसे में नेताजी जनता को नए नए सपने दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के विधायक और बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मुजफ्फरपुर से छोटे विमान उड़ेंगे जो पटना या दरभंगा तक यात्रियों को ले जाएंगे। यही नहीं, मंत्री जी ने यह भी कहा कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए मुजफ्फरपुर में ही फ्लाइट का टिकट बन जाएगा। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर मंत्री जी ने कहा कि स्थानीय लोग हवाई पट्टी के विस्तार के लिए जमीन नहीं दे रहे। अगर जमीन मिले तो एयरपोर्ट का विस्तार हो सकता है। एयरपोर्ट बनवा देंगे। जमीन खोजा गया, पताही और उसके इलाके के जो बगल अगल के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया, कहा कि कहाँ से ज़मीन हम लोग देंगे, ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन कहाँ से मिलेगा। तब भी बड़ा फ्लाइट यहाँ नहीं उतर सकता है। और एयरपोर्ट जो है रीजनल कनेक्टिविटीज़ बिहार में बनने जा रहा है। जो बड़े शहर हैं यहाँ के, जैसे आपको भागलपुर है, पूर्णिया है, छपरा है, इस तरह के शहर में रीजनल कनेक्टिविटीज़ में 40 से 60 सीटर फ्लाइट आएगा और वो 2500 रुपया से उसके कम ही भाड़ा होगा, ज़्यादा भाड़ा उसका नहीं हो सकता। नीतीश कैबिनेट ने 64 प्रस्तावों पर मोहर लगाई और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने कई सौगातें दी हैं, जिसमें संविदा पर काम करने वाले का मानदेय बढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका से लेकर विकास मित्रों तक तोहफा उन्हें मिला है। इससे जुड़ी 10 बातें हम आपको महत्वपूर्ण बता रहे हैं। तालीमी मरकज के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि की गई है। तालीमी मरकज का मानदेय अब 11000 रुपए हो गया है। वहीं मिड डे मील रसोईया का मानदेय 150 रुपए बढ़ा दिया गया है। रसोईया का मानदेय 1650 रुपए प्रति माह इस बढ़ोतरी के साथ। वहीं किसान सलाहकार को अब 13000 रुपए मिलेंगे। विकास मित्रों की बात करें तो उनके मानदेय में 1200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़े हुए मानदेय का लाभ अप्रैल 2021 से इन तमाम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा।
तो ये तब्दीली इस वक्त की गई है बिहार सरकार की तरफ से। और वहीं बिहार को आज पहला अंतर्राज्यीय बस अड्डा यानी कि ISBT मिल गया है। करीब 25 एकड़ में फैले इस 5 मंजिले बस स्टैंड का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बस स्टैंड में 4 अलग अलग ब्लॉक हैं और यहां स्टैंड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल से लेकर सिनेमा घर, यात्रियों के ठहरने और आराम करने के लिए अत्याधुनिक वेटिंग रूम भी बनाए गए हैं। इस योजना की लागत 339.22 करोड़ रुपए आई है। ये बस स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की गांधी मैदान बस स्टैंड से खुलने वाली बसों को भी बाद में यहीं शिफ्ट किया जाएगा। यहां से हर दिन 3000 बसें खुलेंगी और 1.5 लाख यात्रियों की यहां से आवाजाही होगी। अलग अलग इलाकों से आने वाली बसों के लिए अलग टर्मिनल्स बनाए गए हैं। वहीं बुजुर्गों और बच्चों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एस्केलेटर की सुविधा भी यहां रखी गई है। यह बस स्टैंड तो आप देखिएगा, इसका पहले जो किया हुआ था कि लोग इंटर स्टेट बस टर्मिनल, आज से कह दिया कि इसका नाम रखिए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, इसका नाम हो गया। और जो जितना बड़ा ये बस अड्डा होगा, इतना बड़ा बस अड्डा शायद ही कहीं मिलेगा। ये इतना अच्छा इस तरह से बनाया जा रहा है और हर तरह की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। तो पटना में जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया गया। यह अस्पताल 500 बेड का होगा, लेकिन पहले चरण में 100 बेड की सुविधा हासिल होगी। हार्ट, किडनी और टेलीमेडिसिन सेवा का उद्घाटन किया गया। अस्पताल में 25% बेड गरीबों के लिए आरक्षित रहेंगे, जहां CGHS दर पर गरीबों का इलाज किया जाएगा। इस पहले चरण में 100 बेड की ही सुविधा यहां पर हासिल होगी। जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो वहीं मुख्यमंत्री ने पटना के मीठापुर में कृषि भवन का भी उद्घाटन किया, जिसका कैंपस 23 एकड़ में फैला हुआ है। ये भवन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है, जिसमें 17 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। साथ ही बिल्डिंग को भूकंप रोधी तकनीक से भी बनाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीएम मोदी को आधुनिक युग का गांधी बताया है। गोपालगंज में जनसंवाद को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया है। लेकिन बिहार और झारखंड हम दोनों एक। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी आधुनिक भारत के गांधी हैं, क्योंकि मोदी जी की जीवनी को अगर आप देखें तो एक सच्चे राष्ट्र भक्त, राष्ट्र सेवक और मानव सेवा उनके जिंदगी के केंद्र बिंदु में है। राष्ट्र की सेवा करना और मानव की सेवा करना। खबर मोतिहारी से, जहां के हरसिद्धि से आरजेडी विधायक राजेंद्र राम का पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो चुका है। यहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ही राजेंद्र राम का पुतला जलाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राजेंद्र राम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पार्टी के अंदर ही कार्यकर्ता लोगों ने राजेंद्र राम को दोबारा हरसिद्धि से प्रत्याशी नहीं बनाने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत पर टिप्पणी मामले में आरजेडी विधायक अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधायक के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि विधायक ने अपने बयान से राजपूत बिरादरी का अपमान किया है। मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि आरजेडी विधायक ने सुशांत सिंह के राजपूत होने पर ही सवाल उठाए थे। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कि उन्होंने गलत रूप से अपने आप को हत्या कर लेना और राजपूत नहीं है, और एक राजपूत जाति के समाज को जो है सो एक प्रकार का जो ये दोषी रूपण करके और राजपूत समाज को जो है सो प्रताड़ित करने का काम किया है।
बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में कटुंबा थाना अध्यक्ष कमलेश पासवान और मैनेजर गंगेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना NH 139 पर अंबा के चिल्हिकी के पास हुई, जहां पर शराब तस्करों की गाड़ी का पीछा करने के दौरान थानाध्यक्ष की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फिलहाल थानाध्यक्ष और मैनेजर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अररिया में मूसलाधार बारिश से सभी नदियां उफान पर हैं। फारबिसगंज के डुमरा में परमान की तेज धार में सड़क बह गई, जिसमें फारबिसगंज प्रखंड के अमहारा, शहबाजपुर, हमकोल और मझुआ गांव में पानी घुस जाता है। साथ ही फारबिसगंज कुर्साकांड सड़क पर आवागमन का जो रूट है वो अब बाधित हो चुका है। वहीं सिकटी प्रखंड के पढ़रिया गांव में दहगामा तटबंध टूटने की वजह से नूना नदी का पानी गांव में प्रवेश कर गया है। खबर गया से, जहां पर ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। ग्राहक बनकर आए 2 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। घटना डेल्हा थाना क्षेत्र के वैरागी मोहल्ले की है, जिससे स्थानीय लोगों में बेहद आक्रोश है। दुकानदार के मुताबिक पहले एक शख्स दुकान में आया और जेवर दिखाने को कहता है, जिसके बाद दूसरा शख्स वहां पर पहुंचा और हथियार के बल पर जेवर की लूट कर यहां से फरार हो गया। सामान दिखाने के लिए बोले और लेकर चले गए गन दिखाकर। करीब वही 3 लाख रुपए के लगभग लेके गए। कितने की संख्या में हो गए? 2 लोग, 2 की संख्या में थे। कैसे आए थे, क्या हुआ? यहाँ पे तो चल के आए थे, आगे बाइक लगा के खड़ा था और यहाँ पे गन दिखाया और उसके बाद बाइक पे बैठ के गायब हो गया। मधुबनी के जयनगर और नेपाल के जनकपुर के बीच सेवा की शुरुआत अब ऐसे में उम्मीद लोगों की बढ़ती हुई। कोंकण रेलवे की तरफ से एक जोड़ी DMU ट्रेन नेपाल को सौंपी गई। कागजी कार्रवाई के बाद ट्रेन को नेपाल के जनकपुर के कुर्था के लिए रवाना किया गया। कोंकण रेलवे के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ने कहा है कि ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। हालांकि ट्रेन सेवा कब से शुरू होगी, इसका फैसला नेपाल सरकार को करना है। वर्ल्ड क्लास सुविधाएं सर इसमें दी गई है, तो हमारी तरफ से एक अच्छी सौगात है नेपाल के लिए। सर ये क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है, कब तक चलेगी ये ट्रेन? ये अब नेपाल रेलवे की अथॉरिटी जब डिसाइड करेंगी, अभी तो हम ये रेट उनको हैंडओवर कर देंगे। तो जयनगर जनकपुर के बीच ये ट्रेन चलेगी। हालांकि कब से इसकी शुरुआत होगी, इससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। नेपाल सरकार को इसे लेकर के फैसला लेना है और DMU ट्रेन जो है वो नेपाल को सौंपी गई है। तो हवन पूजन इस शुभारंभ से पहले और फिलहाल तारीख तय नहीं है कि किस तारीख से यह सेवा की शुरुआत होगी, लेकिन नेपाल को DMU ट्रेन जरूर सौंपी गई। खबर बगहा से, जहां पर भीड़ ने एक युवक की पिटाई कर दी और बताया जा रहा है कि युवक चोरी की नीयत से घर में घुसा था। इसी दौरान उसे लोगों ने पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर इस शख्स की जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। वीडियो भैरवगंज के बासगांव मंझरिया की बताई जा रही है। युवक की हालत गंभीर है और घटना के बाद गांव के 2 पक्षों में ही तनाव है।